गुड इवनिंग क्लास। हम पढ़ रहे थे मुगल आक्रमण। इसमें हमने सांगा के बारे में पढ़ा। कल हमने सांगा का खानवा युद्ध देखा था कि 16 मार्च 1523 को खानवा का युद्ध होता है और उसमें सांगा की पराजय होती है और सांगा की मृत्यु भी हो जाती है। अब सांगा की पराजय के कुछ कारण थे। प्रमुख इतिहासकार अलग अलग कारण मानते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार पराजय का प्रमुख कारण था कि जो बयाना विजय हुई थी इनकी, उसके बाद सांगा ने पूरी तैयारी नहीं की और बाबर को अवसर दे दिया तैयारी करने का, और लंबे समय तक युद्ध को स्थगित रखने के कारण ये सबसे बड़ी भूल थी। और साथ में जो महाराणा के साथ जो विभिन्न प्रकार के जो सरदार थे इनके साथ शामिल, उनमें देश प्रेम का भाव था। वे युद्ध में सिर्फ नाम मात्र से शामिल थे। इनके अपने अपने स्वार्थ थे। संधि वार्ताओं का भी जो इसने प्रस्ताव रखा बाबर ने, उसके कारण भी ये लोग शांत रहे और ये कारण था इनके प्रमुख युद्ध हारने का। और दूसरा कारण माना जाता है कि जो राजपूत जो सैनिक थे उनके पास परंपरागत हथियार, तीर, कमान, भाले, तलवारें थी, जबकि बाबर के पास तोपों के गोले थे, यानी कि तोप थी। तो इनका मुकाबला ये लोग नहीं कर पाए। ये भी एक प्रमुख हार का कारण था। हाथी पर सवार होकर सबसे बड़ी भूल की राणा सांगा ने, क्योंकि शत्रु थे, उन्होंने सही निशाना लगाया, इसको घायल कर दिया और उसे युद्ध भूमि से बाहर जाने के कारण उसकी जो सेना थी सांगा की, उसको इस कारण से हारना भी पड़ा। और चौथा कारण था कि राजपूत सेना में एकता और तालमेल का भाव था। विभिन्न अलग अलग सरदारों की सेनाएं थी जिनमें नेतृत्व नहीं था। और एक कारण यह भी माना जाता है कि राजपूतों की जो अपनी हाथी की जो सेना थी, हस्ती सेना थी, और बाबर के पास अश्व सेना थी। तो बाबर की जो सेना थी वो सही थी, क्योंकि जो इनके जो हाथी थे सांगा के, वे हाथी जैसे ही तोप के गोले चलते थे उनकी आवाज़ों के कारण पीछे की ओर मुड़ते और पीछे उनकी खुद की सेना होती थी उसको वो रौंद देते थे। इसके कारण भी इनको नुकसान उठाना पड़ा। अब देखते हैं खानवा युद्ध के कुछ परिणाम। अब इस युद्ध का जो परिणाम था वो था राजपूतों की सर्वोच्चता जो थी वो अंत हो गई। इस समय पूरे भारत में राजपूतों का शासन वर्चस्व पे था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति जो बढ़ी हुई थी, राजपूत संगठन जो बना हुआ था, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। और भारत में प्रमुख यह भी रहा कि जो मुग़ल साम्राज्य था वो इसके कारण पूर्ण रूप से स्थिर हो गया और बाबर भारत का बादशाह बन गया। अब बात करें, जब खानवा युद्ध समाप्त होता है और बाबर विजित हो जाता है तो जो सांगा था वो समय मूर्छित अवस्था में उसको बसवा स्थान पर ले जाया जाता है। जैसे ही वो होश में आता है उसे मालूम चलता है कि हम युद्ध स्थल से बहुत दूर आ गए हैं और सरदार भी कोई विशेष उस युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं। तो वो बाबर से पराजय का बदला लेने के लिए सांगा चंदेरी जा रहा होता है। तो मार्ग में ही उसके जो विरोधी सरदार थे वो इरीच नामक स्थान पर उसको जहर दे देते हैं और कालपी स्थान तक पहुँचते पहुँचते वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसका देहांत हो जाता है 30 जनवरी 1528 को 46 वर्ष में, और उसका अंतिम संस्कार जो है वो मांडलगढ़ में किया जाता है। अब बात करें इसके मूल्यांकन के, इसके कार्यों की। सांगा वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमानी और न्यायपरायण शासक था। शत्रु को कैद भी करता, उसे राज्य भी वापस लौटा देता। ऐसा वीरता का कार्य सांगा ही कर सकता है। प्रारंभ में बहुत सारी विपत्तियाँ आईं और शासन संभालते समय भी अपने भाइयों से झगड़ा भी हुआ। इसकी आंख भी चली गई। इब्राहिम लोदी के साथ खातौली के युद्ध में इसका हाथ कट गया, पैर से लंगड़ा हो गया। और जब इसकी मृत्यु हुई तो लगभग 80 जो घाव थे इसके शरीर पर, एक सैनिक का भग्नावेश था उसको देखते हुए ये कह सकते हैं। तो ये जो घाव थे वो युद्ध लड़ने के ही चिन्ह थे और इन्होंने अपने समय पर मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। और उसके समय यानी अपने समय में जो सांगा था वो सबसे बड़ा हिंदू नदेश था। इसके सामने सभी जो शासक थे अन्य वो सिर झुकाते थे। जोधपुर, आमेर के राज्य भी इसका सम्मान करते थे। ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, रायसेन, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागनौर आदि और रामपुर आबू के सामंत भी इसके साथ में थे। भारत का अंतिम नरेश था जिसने राजपूत
होते हुए विदेशियों को बाहर निकालने का प्रयास किया और सभी राजपूतों को इकट्ठा किया। बाबर ने भी उसकी प्रशंसा में लिखा है कि राणा सांगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल पर बहुत बड़ा हो गया था। मालवा, दिल्ली, गुजरात का कोई अकेला शासक उसका सामना नहीं कर सकता था। इसकी आय 10 करोड़ थी राज्य की, और सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे और 7 राजा और 9 राव और 104 सरदार रहा करते थे। आपसी वैमनस्यता के कारण राजपूत लोग एक झंडे के नीचे नहीं रह पाए। फिर भी सांगा ने प्रयास किया कि वो खानवा के युद्ध में इन सबको इकट्ठा कर पाया। और सांगा धर्म राजनीति के बड़े ही मर्मज्ञ थे। अंगहीन होने पर भी सरदार ने सम्मुख प्रस्ताव रखा, और जिस प्रकार से टूटी हुई मूर्ति पूजने योग्य नहीं रहती है, उसी प्रकार इनके जो आँख और हाथ और पैर थे वो योग्य नहीं थे, सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हूँ, ऐसा वो मानते थे। इस स्थान पर जिसे उचित समझाए बिठाएं। तो राणा का जो व्यवहार था राणा सांगा का, वो सर्वश्रेष्ठ रहा। महमूद खिलजी को गिरफ्तार करने की खुशी में सांगा चारण हरिदास को चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य देता है, ऐसा भी बताया गया है। किंतु हरिदास ने संपूर्ण राज्य न लेकर केवल 12 जो गांव थे उनमें अपनी खुशी प्रकट की। एक बड़ा राज्य स्थिर करने वाले के बावजूद भी सांगा राजनीति में अधिक निपुण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शत्रु को युद्ध के द्वारा वो उसको पकड़ता और बाद में छोड़ देता था। तो ये रणनीति सही नहीं थी इसकी। गुजरात के सुल्तान को इसने हराया, लेकिन उसके इलाकों पर अधिकार नहीं किया, ये भी सबसे बड़ी भूल थी। और अपने छोटे लड़कों को रणथंभौर की बड़ी जागीर दे करके भविष्य के लिए इसने शत्रुओं को अपने साथ में एक तरह से कांटा बोल लिया, क्योंकि ये जो छोटे पुत्र थे, उम्र उनकी छोटी थी, तो ये जागीर नहीं संभाल पाए। और राणा की जो विशेष प्रीति पात्रा या प्रेम जिनसे ये करते थे वो हाड़ी रानी कर्मावती, इनके 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। इनके लिए रणथंभौर की जागीर को लेकर अपने भाई जो सूरजमल हाड़ा था उनका संरक्षण नियुक्त करवा लिया गया था। ये जो बाद में जब इतिहास इन चीज़ों को देखता है तो बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो सांगा ने राजनीति की दृष्टि से सही नहीं किए। बाकी राणा सांगा एक वीर योद्धा था जो विशेष प्रकार के युद्धों में, विशेष युद्धों के अंदर अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है।